हेलो स्टूडेंट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस एंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरीज, फ्यूल सेल्स, corrosion and its prevention. So, first is electrolysis and law of electrolysis. Electrolysis is the phenomena of separating a compound into its participating or constituent elements by passing an electric current through its molten solution or its aqueous solution. यानी कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, चाहे वो उसकी मोल्टन स्टेट में हो या एक्वस सॉल्यूशन हो, इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट पार्टिकल्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में सेपरेट हो जाते हैं, तो वो प्रोसेस कहलाती है इलेक्ट्रोलाइसिस। मीन्स ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, the constituent particle first gets ionized and they moves towards their opposite charged electrode where they gets discharged by oxidation and reduction reaction. जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन होगा। आयनाइजेशन के बाद जो आयंस प्रोड्यूस होते हैं वो अपने से अपोजिट चार्ज्ड इलेक्ट्रोड पे जाके डिस्चार्ज हो जाते हैं बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये कंप्लीट जो फिनोमेना है वो कहलाता है इलेक्ट्रोलिसिस। अब जो इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड जो लॉ है, फैराडे ने 2 लॉज प्रपोज किए थे जिनको कहा जाता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो 2 लॉ थे यहाँ पे, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो है ये कहता है the mass of a substance deposited or liberated at any electrode is directly proportional to the amount of charge passed. जब किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में हम एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस केस में जो इलेक्ट्रोड्स पे सब्सटेंस डिपॉजिट होता है या कोई गैस लिबरेट होती है तो उस डिपॉजिटेड सब्सटेंस या लिबरेटेड गैस का जो अमाउंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सप्लाइड चार्ज के। सपोज जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड है वो W है और चार्ज जो सप्लाई किया जा रहा है वो है Q। देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q या W इक्वल्स टू ZQ, जहाँ पे Z हो जाएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो जितना चार्ज हम सप्लाई करेंगे उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड के ऊपर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन लिया और इलेक्ट्रोड्स के थ्रू उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया। तो जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो यहाँ पे कैथोड पे जिंक आयन रिड्यूस होके मेटेलिक फॉर्म में डिपॉजिट होते हैं, यानी जिंक का यहाँ पे कैथोड पे रिडक्शन होता है और जिंक मेटल यहाँ पे डिपॉजिट होती है। तो जितना जिंक यहाँ डिपॉजिट होता है उसका अमाउंट डिपेंड करता है बैटरी से जितना चार्ज हम यहाँ पे इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में दे रहे हैं उस पर। दैट मीन्स W इज़ प्रोपोर्शनल टू Q। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देन फैराडेज सेकंड लॉ। सेकंड लॉ ये कहता है कि जब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज अगर सप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे NaCl, कॉपर सल्फेट एंड AlCl3, 3 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है और तीनों को हमने एक ही सोर्स यानी बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, तो दैट मीन्स वहाँ पे इक्वल चार्ज है वो सप्लाई हो रहा है। तो उस केस में जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होता है वो डिपेंड करता है उनके इक्विवेलेंट मास पर। दैट मीन्स द मास ऑफ ए सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड ऑन पासिंग ए सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज is directly proportional to its
केमिकल इक्विवेलेंट वेट, यानी जब सेम चार्ज हम सप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में जो अमाउंट डिपॉजिट होता है या जो गैस लिबरेट करती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उनके इक्विवेलेंट मास के। मीन्स W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E हो जाएगा। यानी यहाँ पे अगर फर्स्ट में W1 है तो ये हो जाएगा W1 इज़ प्रोपोर्शनल टू E1। सेकंड कॉपर यहाँ पे जो डिपॉजिट हो रहा है उसका अमाउंट अगर W2 है तो वो हो जाएगा W2 प्रोपोर्शनल टू E2। और अगर एल्यूमिनियम का अगर लेते हैं हम W3 तो वो हो जाएगा W3 प्रोपोर्शनल टू E3। या फिर हम ये भी कह सकते हैं दैट W1 अपॉन W2, अगर इनको हम कंपेयर करते हैं तो W1 अपॉन W2 इज़ इक्वल टू E1 अपॉन E2। ये है फैराडेज सेकंड लॉ कि अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज हम सप्लाई कर रहे हैं तो अमाउंट जो डिपॉजिट होता है वो डिपेंड करता है उनके इलेक्ट्रॉनिक केमिकल इक्विवेलेंट वेट के। When x mole of electrons are passed through the 3 cells, यानी यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ चार्ज हम ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं, x मोल इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल चार्ज हम दे रहे हैं यहाँ पे। Then the mass of sodium, mass of copper and mass of aluminium deposited is 23x gram, 31.75x gram and 9x gram respectively। यानी यहाँ पे सोडियम है वो 23x ग्राम होगा, कॉपर यहाँ पे होगा 31.75x ग्राम और एल्यूमिनियम यहाँ पे होगा 9x ग्राम। अब ये जो 23, 31.75 एंड 9 ग्राम जो है ये है इक्विवेलेंट वेट ऑफ दीज 3 एलिमेंट। अब जो इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट वेट हम ये कहते हैं कि जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको अगर हम वैलेंसी फैक्टर n से डिवाइड करते हैं तो वो किसी भी सब्सटेंस का क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है। अब जो n वैलेंसी फैक्टर है ये यहाँ पे क्या होगा, वैलेंसी फैक्टर किसी भी एसिड के लिए जो उसकी बेसिसिटी है, यानी कोई एसिड जितने H+ आयन देता है वो उसकी बेसिसिटी कहलाती है, तो वो बेसिसिटी एसिड के लिए क्या होगी, वैलेंसी फैक्टर होगी। किसी भी बेस के लिए जो एसिडिटी है यानी वो जितने OH- आयन देता है वो उसकी वैलेंसी फैक्टर होगी। या किसी भी सॉल्ट या इलेक्ट्रोलाइट को हमने ले रखा है तो उसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन या पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन एनायन, तो वो उसके लिए क्या होगा, वैलेंसी फैक्टर होता है। तो यहाँ पे सोडियम के लिए वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 1 क्योंकि यहाँ Na+ है। Cu2+ के लिए वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 2 क्योंकि इस पे चार्ज +2 है। और Al3+ एल्यूमिनियम के लिए वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 3। तो इनके मॉलिक्यूलर वेट को जब वैलेंसी फैक्टर से हम डिवाइड करते हैं तो क्या आता है हमारे पास है, इक्विवेलेंट वेट आता है। जैसे सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट होता है 23, तो अगर वैलेंसी फैक्टर इसका 1 है दैट मीन्स उसका इक्विवेलेंट वेट 23 होगा, सेम होगा मोलर वेट के। कॉपर के लिए जो मॉलिक्यूलर वेट है वो होता है 63.5 और इसका वैलेंसी फैक्टर है 2, तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 31.75। एल्यूमिनियम के लिए जो मॉलिक्यूलर वेट है वो होता है 27 और इसका वैलेंसी फैक्टर है 3, तो 9 इसका इक्विवेलेंट वेट आएगा 27/3 करके। तो ये इक्विवेलेंट वेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कितना अमाउंट हम डिपॉजिट कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर x मोल की जगह हम टोटल जो चार्ज है वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के इक्वल लें, कितना चार्ज हम सप्लाई करें, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज हम देते हैं। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 96500 कूलम, या उसको हम बोलते हैं 1 फैराडे। जो फैराडे है वो चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट होती है, तो उसका रिलेशन कूलम के साथ क्या होता है, 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम है। तो अगर हम टोटल चार्ज 1 मोल इलेक्ट्रॉन के इक्वल यानी 1 फैराडे चार्ज अगर हम सप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वो उनके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा।
जैसे कि यहाँ पे देखो तो चार्ज पोजेस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कह रहे थे 96500 कूलम है। वो कैसे आया? 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, और 1 मोल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एवोगैड्रोज नंबर के इक्वल होते हैं, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23। तो टोटल यहाँ पे चार्ज आ जाएगा 96500 कूलम या 1 फैराडे। और 1 फैराडे चार्ज अगर हम देते हैं तो अमाउंट है वो इक्विवेलेंट वेट के बराबर डिपॉजिट होता है। दैट मीन्स यहाँ पे हम 1 फैराडे को डिफाइन कर सकते हैं दैट 1 फैराडे इज द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज। 1 Faraday is the total amount of charge which deposit the substance at electrode equal to its equivalent weight। यानी इतना चार्ज जो किसी भी सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के बराबर सब्सटेंस डिपॉजिट करता हो इलेक्ट्रोड पर, वो कहलाता है 1 Faraday चार्ज। तो ये है फैराडेज फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ। अब फर्स्ट लॉ हम कह रहे थे W इज इक्वल टू ZQ, और सेकेंड लॉ हम कह रहे हैं W इज़ प्रोपोर्शनल टू E। तो यहाँ पे अगर हम दोनों की बात करते हैं तो यहाँ पे W इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं Q/96500 इंटू E। यानी यहाँ पे Q क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है, और उसको हमने 96500 कूलम से अगर हमने उसको डिवाइड कर दिया तो ये बन जाता है हमारा Z, जिसको हम कह रहे थे इलेक्ट्रोवैलेंट इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे Z की वैल्यू क्या हो जाएगी? E/96500। तो यहाँ जो फर्स्ट लॉ है उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं दैट W इज इक्वल टू EQ/96500, यानी Z की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी। तो E हो गया इक्विवेलेंट वेट, Q हो गया टोटल चार्ज जो सप्लाई कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय कर दिया हमने 96500 कूलम से, उसको डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस W आ जाएगा, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपॉजिटेड या लिबरेटेड अमाउंट का सब्सटेंस। नेक्स्ट आता है फिर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। यानी अगर हम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट को लेके अगर उनका इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो उनके इलेक्ट्रोड्स पर जो सब्सटेंस डिपॉजिट होते हैं या जो लिबरेट होते हैं वो कौन कौन से होंगे। तो फर्स्ट हम लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। जो NaCl सोडियम क्लोराइड है, अगर उसको हमने मेल्ट करवाया और मेल्ट करवा के उसका हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाए तो उस केस में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो मोल्टन NaCl में जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, फर्स्ट क्या होता है, इसका आयनाइजेशन होगा। आयनाइजेशन होके Na+ आयन प्लस Cl- आयन बनाएगा, यानी 1 कैटायन एंड 1 एनायन बना है। अब ये आयन अपने से अपोजिट चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की ओर मूव करते हैं, यानी जो क्लोराइड आयन है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड पे जाएगा, और जो सोडियम आयन है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड पे जाता है। कैथोड पर रिडक्शन होता है और एनोड पे जो रिएक्शन होगी वो ऑक्सीडेशन होगी। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उस पर Na+ आयन रिड्यूस होगा और रिड्यूस होके सोडियम मेटल फॉर्मेशन करता है। और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी कि जो एनोड है जिसके ऊपर रिएक्शन ऑक्सीडेशन होती है, वहाँ पे Cl नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन रिलीज करके क्लोरीन गैस प्लस इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन करता है। यानी यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस होगा वो हो जाएगा सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस। एनोड पे क्लोरीन गैस लिबरेट हो रही है और कैथोड पर सोडियम मेटल डिपॉजिट हो रहा है ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। और जो ओवरऑल रिएक्शन है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 NaCl प्रोडक्ट्स आर 2 Na + Cl2। अब जब मोल्टन NaCl की जगह अगर हम एक्वस NaCl को लें, यानी NaCl को वाटर में हमने डिज़ोल्व कर दिया और उसका फिर इलेक्ट्रोलिसिस करवाएं, तो एक्वस NaCl का अगर इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो यहाँ पे NaCl का तो आयनाइजेशन होता ही होता है, जिससे Na+ + Cl- बनता है।
इसके साथ साथ जो वाटर है, जो खुद एक वो वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, उसका भी आयनाइजेशन हो जाता है और H+ एंड OH- आयन बनते हैं। यानी यहाँ पे 2 कैटायन बन जाते हैं और 2 ही एनायन बन जाते हैं। अब ये दोनों कैटायन और दोनों एनायन अपने से अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड्स की ओर मूव करते हैं और वहाँ पे प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेशन एंड प्रेफरेंशियल रिडक्शन होता है। यानी एनोड पर जो दोनों एनायन हैं OH- एंड Cl-, इन दोनों में से किसी एक का ऑक्सीडेशन होता है। सेम ऐसे ही कैथोड पे Na+ और H+ में से किसी एक का रिडक्शन होता है। तो प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के थ्रू वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखें, अगर ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एक्वस NaCl, Na+ एंड H+ आयन मूव्स टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड Cl- एंड OH- आयन मूव्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स। जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उस पर पॉसिबल रिएक्शन क्या होगी कि अगर Na+ का रिडक्शन होता है तो सोडियम मेटल बनेगी, और अगर यहाँ पे H2O में जो H+ आयन है, उस H+ आयन का अगर रिडक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। अब इन दोनों रिएक्शंस के लिए अगर हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देखें तो सोडियम के लिए वैल्यू है -2.71 वोल्ट और हाइड्रोजन के लिए है -0.83 वोल्ट। यानी वाटर से जो H2 बनता है उसके लिए रिएक्शन है, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल है -0.83 वोल्ट। अब प्रेफरेंशियल जो रिडक्शन है यहाँ पे उसका होगा जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाई होगा, यानी जिसकी लेस नेगेटिव वैल्यू होगी वो प्रेफरेंशियल रिडक्शन होगा उसका। तो यहाँ पे प्रेफरेंशियल रिडक्शन में H2O+2 इलेक्ट्रॉन यानी हाइड्रोजन बनेगा प्लस OH-, ये रिएक्शन होगी। जो सोडियम का रिडक्शन वाली रिएक्शन है वो यहाँ पे नहीं होगी। तो यहाँ पे प्रेफरेंशियल रिडक्शन के थ्रू क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस बन गई एट कैथोड। सिमिलरली अगर यहाँ पे एनोड की बात करें, यानी जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो वहाँ पे भी 2 पॉसिबल रिएक्शन है। Cl नेगेटिव आयन से Cl2 बन रहा है और H2O से O2 का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन और क्लोरीन 2 पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकते हैं एनोड पे बाय ऑक्सीडेशन। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू है E0 ऑक्सीडेशन, क्लोरीन के लिए वैल्यू है -1.36 वोल्ट और यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए वैल्यू है -1.23 वोल्ट। तो एज पर स्टैंडर्ड प्रोसीजर ऑक्सीडेशन उसका होना चाहिए जिसके लिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू हाई हो या लेस नेगेटिव हो। जैसे यहाँ पे इसके लिए वैल्यू है -1.23 और यहाँ पे है -1.36 वोल्ट। तो प्रोडक्ट यहाँ पे ऑक्सीजन बनना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनता है, क्लोरीन बनता है। और वो क्यों होता है, इट इज़ ड्यू टू ओवर पोटेंशियल विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन के प्रोडक्शन के लिए कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं ओवर पोटेंशियल। तो उस ओवर पोटेंशियल की वजह से ऑक्सीजन का फॉर्मेशन है वो एनोड पर नहीं हो पाता है। तो कैथोड पर प्रोडक्ट बन गया हाइड्रोजन और जो एनोड है उस पर प्रोडक्ट बनेगा हमारा क्लोरीन। तो H2 एंड Cl2 है वो इलेक्ट्रोड प्रोडक्ट्स हो गए और पीछे जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बचता है उसमें यहाँ से बच जाएगा Na+ आयन और यहाँ बच जाएगा OH- आयन। तो Na+ एंड OH- आयन है वो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। नेट रिएक्शन जो बनेगी यहाँ पे उसको हम लिख सकते हैं NaCl + H2O। प्रोडक्ट्स आर Na+ OH-, यानी ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन गैस। जो एनोड है उस पर क्लोरीन गैस बनेगी और कैथोड पर
हाइड्रोजन गैस प्रोडक्शन होता है ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का हम आयनाइजेशन करते हैं तो उस केस में जो कैथोड पे रिएक्शन होगी, H+ आयन का रिडक्शन होगा, H+ आयन का रिडक्शन होके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, जो कि यहाँ पे गैस B जो है कैथोड पे जो प्रोड्यूस हो रही है वो हाइड्रोजन गैस होती है। सेकंड जो एनोड पे रिएक्शन होगी, अब एनोड पे वही कॉम्पिटिटिव ऑक्सीडेशन वाली कंडीशन है, मीन्स OH नेगेटिव आयन एंड सल्फेट आयन, both ions attracted towards the anode, but OH नेगेटिव आयन का प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेशन होता है और प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेशन के थ्रू O2 + 2H2O + 4 इलेक्ट्रॉन, यानी प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगी। तो एनोड पे हाइड्रोजन और एनोड पे ऑक्सीजन और कैथोड पे हाइड्रोजन व्हेन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की जगह अगर हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तो उस केस में जो एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो OH नेगेटिव आयन के बजाय सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन हो जाता है, और उस केस में जो एनोड रिएक्शन होगी वो हो जाती है SO4 - प्रोडक्ट बनेगा H2O8 2 नेगेटिव + 2 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन होती है एनोड के ऊपर, यानी सल्फेट आयन से वो पेरोक्सो डाइसल्फेट आयन में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं अगर हमने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले रखा है तो। यानी उस केस में केवल हमारे पास हाइड्रोजन गैस मिलती है कैथोड पर, एनोड पर कोई भी लिबरेटेड फॉर्म में प्रोडक्ट नहीं मिलता है व्हेन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज टेकन। जबकि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अगर लिया है तो प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेशन है वो हाइड्रोक्साइड आयन का होता है, तो उसे ऑक्सीजन गैस एनोड पर और हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड पर प्रोड्यूस होती है। तो ये प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हो गए। नेक्स्ट इसके बाद में आता है बैटरीज। बैटरी या सेल, हम ये कह सकते हैं दैट सेल विच वी यूज़ डेली एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड बैटरी। बैटरी जनरली एक से ज़्यादा सेल को जब हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बैटरी, और उनका जब हम इलेक्ट्रिक पर्पज़ के लिए जो यूज़ करते हैं इसलिए उनको हम क्या बोल रहे हैं, बैटरी कह रहे हैं। इट इज़ बेसिकली ए गैल्वेनिक सेल in which the chemical energy of spontaneous redox reaction is converted into electrical energy। वो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको वो कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब जो बैटरीज हैं उसके लिए जो करेक्टरिस्टिक हैं वो ये है दैट इट शुड बी रीजनेबली लाइट। बैटरी है वो हल्की होनी चाहिए। इट शुड बी कॉम्पैक्ट उसका डिज़ाइन होना चाहिए, एंड इट्स वोल्टेज शुड नॉट वेरी मच ड्यूरिंग इट्स लाइफ। जो उसका वोल्टेज है वो पूरे लाइफ में ज़्यादा वेरी नहीं करना चाहिए, यानी ऑलमोस्ट कांस्टेंट वोल्टेज वाला होना चाहिए ताकि वो कंटिन्यूसली हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड कर सके। अब जो बैटरीज है वो 2 टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी बैटरीज एंड सेकेंडरी बैटरीज। जो प्राइमरी बैटरीज है, प्राइमरी बैटरीज मीन्स ऐसी बैटरी जो वन टाइम यूजेबल होती है, मीन्स द सेल्स विच in which once the chemical have been consumed, further reaction is not possible and cannot be reused again। यानी वो केवल एक बार यूज़ में होते हैं, जब केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो केमिकल्स है वो कंज्यूम हो जाते हैं उसके बाद वो काम करना बंद कर देते हैं और उनकी रिएक्शन है वो रिवर्स नहीं हो सकती है। तो ऐसी बैटरीज को हम बोलते हैं प्राइमरी बैटरीज। अब प्राइमरी बैटरीज में सबसे पहला एग्जांपल है ड्राई सेल। ड्राई सेल जो होता है, ड्राई सेल में
जो एनोड होता है वो आउटर कवर सेल का बना होता है जिंक का, जो कि एनोड का काम करता है। और सेल के अंदर एक ग्रेफाइट रोड लगी रहती है, वो ग्रेफाइट रोड पॉजिटिव टर्मिनल यानी कैथोड का काम करती है। सेल में जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है वो होता है अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड का पेस्ट जो है वो एज एन इलेक्ट्रोलाइट इसमें लिया जाता है। दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में एक पोरस पेपर लगा रहता है जो दोनों को सेपरेट करने का काम करता है, यानी पोरस पोर्ट इसके बीच में लगा रहता है। सेल की जो केमिकल रिएक्शन होती है, एनोड टर्मिनल यानी जो नेगेटिव टर्मिनल है वहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन होता है और जिंक का ऑक्सीडेशन होके Zn2+ आयन बनता है। और इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे फ्री हो रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन फिर कैथोड पे जाएंगे और कैथोड पे जो इलेक्ट्रोलाइट है MnO2 NH4+ और +2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा NH3 + Mn2O3, यानी जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है MnO2 उसका रिडक्शन हो जाता है मैग्नीज ट्राइऑक्साइड Mn2O3 में, और इसके साथ साथ जो अमोनियम आयन है वो कन्वर्ट हो जाते हैं अमोनिया में बाय ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन। तो यहाँ पे कैथोड पे ये रिएक्शन होती है। अब जो एनोड पे Zn2+ आयन बना है, ये Zn2+ आयन कैथोड पे जो अमोनिया गैस प्रोड्यूस हो रही है उस अमोनिया के साथ कंबाइंड होके एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है ZnNH3 2+, और इस कॉम्प्लेक्स आयन के बनने की वजह से सेल की जो रिएक्शन है वो रिवर्स नहीं हो सकती, यानी ये केवल वन साइड रिएक्शन होती है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है वो फिर से डिकम्पोज नहीं हो पाता है। दैट इज़ वाई ड्राई सेल इज़ ए प्राइमरी बैटरी, यानी इसकी जो रिएक्शन है उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स आयन। अब इसका जो सेल पोटेंशियल होता है, ड्राई सेल जो होता है उसका सेल पोटेंशियल अराउंड 1.5 वोल्ट होता है, और इसका यूज़ जनरली हम करते हैं ट्रांजिस्टर में या जो वॉल क्लॉक हैं उनमें ड्राई सेल है उसका यूज़ किया जाता है। सेकंड जो प्राइमरी बैटरी है वो है मरकरी सेल। मरकरी सेल में एनोड जो होता है वो होता है जिंक ऑक्साइड का जिंक का, और जो कैथोड होता है वो होता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो कि ग्रेफाइट के साथ मिक्स होता है। तो इसकी जो रिएक्शन होती है वो एनोड पे हो जाएगा Zn+OH-, प्रोडक्ट बन गया ZnO+H2O+2 इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया Zn2+ में, और जो कैथोड है उस पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO है, उसका रिडक्शन होता है और वो Hg में कन्वर्ट हो जाता है। ओवरऑल रिएक्शन हम लिख सकते हैं Zn+HgO, तो ZnO+Hg। तो ये मरकरी सेल होता है। इस मरकरी सेल का जो सेल पोटेंशियल है वो 1.35 वोल्ट होता है, और इसका जो यूज है वो हेयरिंग एड्स में या रिस्ट वॉचेज आदि में किया जाता है। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी बैटरीज। सेकेंडरी बैटरीज यानी कि ऐसी बैटरी जो बार बार यूज़ की जा सकती है, यानी जिन्हें रिचार्ज किया जा सकता है, वो कहलाती हैं सेकेंडरी बैटरीज। द सेल इन विच द ओरिजिनल रिएक्टेंट्स आर रीजनरेटेड बाय पासिंग डायरेक्ट करंट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, यानी जिनमें बाहर से अगर एक्सटर्नल सोर्स से उसको डायरेक्ट करंट दिया जाए तो जो केमिकल्स रिएक्शन में कंज्यूम होते हैं वो रीजनरेट हो सकते हैं, या सिंपली ये कह सकते हैं दैट इट इज़ रिचार्ज्ड इज कॉल्ड सेकेंडरी सेल और सेकेंडरी बैटरीज। अब इसका जो एग्जांपल है वो है लेड स्टोरेज बैटरी। अब ये लेड स्टोरेज बैटरी जो है इसमें अगर हम देखें तो लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर एक तो होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो कि लेड ऑक्साइड का बना होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड है,
और इसका जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो लेड का बना होता है, यानी Pb एंड PbO2 एनोड एंड कैथोड होते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन यहाँ पे जो फिल किया रहता है वो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब इस बैटरी में डिफरेंट पार्टीशन किए रहते हैं और हर एक जो पार्टीशन है वो एक सेल को रिप्रेजेंट करता है जिसका सेल पोटेंशियल 2 वोल्ट होता है। तो ऐसे जितने उसमें पार्टीशन होते हैं उसी के अकॉर्डिंग पूरी बैटरी की कैपेसिटी होती है। जो टिपिकल बैटरी आती है जो हम गाड़ी व्हीकल्स में या घरों में इन्वर्टर के साथ जो बैटरी हम यूज़ करते हैं वो 12 वोल्ट बैटरी होती है, यानी उसमें टोटल इस तरीके के 6 चैम्बर्स बने होते हैं जिनमें एनोड एंड कैथोड लगे रहते हैं और इनमें जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का लिया रहता है। ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है अप्रोक्सीमेट 38% बाय मास कंसंट्रेशन वाला होता है या 4.5 m कंसंट्रेशन अप्रोक्सीमेट होती है सल्फ्यूरिक एसिड की। सेल में जो केमिकल रिएक्शन होती है उन रिएक्शंस को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक सेल जब हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्चार्जिंग रिएक्शन, और उस टाइम जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी सेल एज ए गैल्वेनिक सेल बिहेव करता है। और सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन वो होती है जब हम सेल को चार्ज कर रहे होते हैं, तो वो रिएक्शन कहलाती है रिचार्जिंग रिएक्शन। तो उस केस में सेल में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो स्टोर होती है केमिकल एनर्जी की फॉर्म में। तो इसकी केमिकल रिएक्शन में जैसे हम फर्स्ट देखें डिस्चार्जिंग रिएक्शन की बात करें तो डिस्चार्जिंग रिएक्शन में फर्स्ट क्या होता है, जो सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट है वो आयनाइज्ड होता है H+ एंड HSO4- में। देन जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी जो एनोड है उस एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन होके जो लेड प्लस HSO4- डिस्चार्ज होके यानी वो बना लेगा लेड सल्फेट प्लस H++2 इलेक्ट्रॉन। तो लेड का ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ पे Pb से Pb2+ में। फिर कैथोड पे जो लेड ऑक्साइड है PbO2 वो H+ आयन और HSO4- की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके यहाँ बनाएगा लेड सल्फेट +2 H2O, यानी PbO2 में जो Pb4+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो चेंज हो जाता है Pb2+ में, यानी Pb4+ से Pb2+ में इसका रिडक्शन हो गया। दोनों रिएक्शन को अगर कनेक्ट करते हैं तो वो बनती है उसकी नेट सेल रिएक्शन। तो उसको हम लिख सकते हैं Pb + PbO2 2H2SO4 और प्रोडक्ट बन गया 2PbSO4 + 2H2O। तो लेड और लेड ऑक्साइड दोनों पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होगा और रिएक्शन में जो H2SO4 यानी जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है उस इलेक्ट्रोलाइट का कंजप्शन हो रहा है और प्रोडक्ट एनोड और कैथोड पे दोनों पे ही हमें लेड सल्फेट बन रहा है। ये लेड सल्फेट है वो दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। अब चूँकि सेल में डिस्चार्जिंग रिएक्शन जब हो रही है तो H2SO4 कंसनट्रेशन धीरे धीरे कम होती जाती है और जब कंसंट्रेशन इतनी कम हो जाए कि सेल एनर्जी देना बंद कर दे तो उसको हम बोलते हैं कि सेल डिस्चार्ज हो गया। अब फिर उस सेल को रिचार्ज करते हैं, तो रिचार्ज करने के लिए हम सेल को किसी आउटर सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ में कनेक्ट करते हैं। तो आउटर सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल है वो यहाँ पॉजिटिव से जोड़ देते हैं और नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव से जोड़ देते हैं। तो इस केस में जो सेल में इलेक्ट्रोड हैं वो अपोजिट बिहेव करने लगते हैं, यानी जो डिस्चार्जिंग के टाइम जो इलेक्ट्रोड एनोड का बिहेव कर रहा था वो अब कैथोड बन जाता है और जो कैथोड था वो अब एनोड बन जाता है और उनके ऊपर जो रिएक्शन होगी वो भी अपोजिट हो जाती है। जैसे डिस्चार्जिंग में रिएक्शन एनोड पे हो रही थी Pb + HSO4- और प्रोडक्ट बन रहा था PbSO4 + H++2 इलेक्ट्रॉन। अब सेम यही रिएक्शन कैथोड की रिएक्शन हो जाएगी रिचार्जिंग के टाइम, क्योंकि अब ये जो Pb है
वो रिचार्जिंग के टाइम क्या बन गया, अब कैथोड बन गया। तो उसकी रिएक्शन ये रिवर्स हो जाएगी, दैट PbSO4 प्लस H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो उससे बनेगा Pb प्लस HSO4 माइनस। सेम ऐसे ही जो डिस्चार्जिंग में कैथोड था लेड ऑक्साइड, वो अब एनोड बन जाता है, तो उस पर रिएक्शन हो जाएगी PbSO4 प्लस 2H2O, और प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे PbO2 प्लस 3H प्लस HSO4 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और इसकी जो नेट रिएक्शन है वो अपोजिट रिएक्शन हो जाएगी, दैट 2PbSO4 प्लस 2H2O, और प्रोडक्ट बन जाएंगे Pb प्लस PbO2 प्लस H2SO4। यानी रिचार्ज के दौरान फिर से H2SO4 फॉर्मेशन हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड का, तो कंसनट्रेशन वापस बढ़ जाती है, और जब कंसनट्रेशन वापस 4.5 m के अराउंड हो जाएगी, तब हम सेल को बोलते हैं कि वो कम्प्लीटली रिचार्ज हो गया। तो इस तरीके से सेल में डिस्चार्जिंग एंड रिचार्जिंग रिएक्शन है वो अल्टरनेट चलते रहती हैं, और सेल कंटिन्यूसली वर्क करते रहता है। जब डिस्चार्जिंग रिएक्शन हो रही है तो सेल एज ए गैल्वेनिक सेल बिहेव कर रहा है, मीन्स वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। और जब सेल को हम रिचार्ज कर रहे हैं तो उस टाइम वो एज एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल बिहेव करता है, मीन्स उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो उसकी स्टोर होती है इन फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। तो ये लेड स्टोरेज बैटरी है। नेक्स्ट जो सेकेंडरी बैटरी है वो है निकल कैडमियम बैटरी। निकल कैडमियम बैटरी में जो नेगेटिव टर्मिनल यानी जो एनोड होता है, उस एनोड के ऊपर जो रिएक्शन होती है वो कैडमियम का ऑक्सीडेशन होता है। यानी एनोड यहाँ पे हम किसका ले रहे हैं, कैडमियम का। तो कैडमियम का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होके कैडमियम हाइड्रोक्साइड बनाता है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है व्हेन सेल बिहेव एज एन गैल्वेनिक सेल। और फिर जब कैथोड पे रिएक्शन देखेंगे तो कैथोड पे जो निकल हाइड्रोक्साइड है NiOOH, उसका रिडक्शन होता है, और रिडक्शन होके वो बनाता है NiOH ट्वाइस। तो ओवरऑल रिएक्शन है वो हो जाएगी NiOOH प्लस CD प्लस 2H2O, तो प्रोडक्ट बनेगा NiOH2 प्लस CdOH2। और जब सेल को हम रिचार्ज करते हैं तो इसकी अपोजिट रिएक्शन हो जाएगी, मीन्स वही सारी रिएक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी। जो नेगेटिव पे हो रही है यानी जो एनोड पे हो रही है वो अब कैथोड पे होगी, और कैथोड वाली रिएक्शन